हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर युग से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न 100 से अधिक हैं। ये आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, ऐसा कोई भी एग्जाम हो, इन सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए ये सभी प्रश्न आवश्यक होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या फिर नागभट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके सन 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आपके ऑप्शन में है सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था वह बृहद्रथ की सेना में सेनापति के रूप में कार्यरत था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कण्व अथवा कानु वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण या फिर सुशर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि वसुदेव ने जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी या फिर वशिष्ठी पुत्र श्रीपुलमावी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किनके अधीन? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चेरों के अधीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मौर्यों के अधीन जो है सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया गया था। ठीक है, आप नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन में है आपके कुजुल कडफिसस, भीम कडफिसस, कनिष्क या फिर वशिष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कनिष्क वह राजकीय नेता थे जो है कुषाण नेता थे जो बौद्ध बन गए थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन में भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या फिर भारत ग्रीक यानी कि यूनानी शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत ग्रीक या फिर यूनानी शैली। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कनिष्क की राजधानी थी। क्या पूछ रहा है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन में पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो कनिष्क की राजधानी थी यह पुरुषपुर थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या फिर पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पेशावर का नाम जो है पुरुषपुत्र है। यह नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन में हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो चरक थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। आपके ऑप्शन में है प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गांधार कला यानी कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है गांधार कला। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं कुषाणों ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शकों ने या फिर गुप्तों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो इंडो बैक्ट्रियन थे इन्होंने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है?
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन में दिया गया है मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का सबसे अधिक संग्रह मिलता है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शन में कुषाणों ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शकों ने या फिर गुप्तों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कुषाणों ने जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? तो इन्होंने जारी किए थे इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है, सबसे पहले। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के बने थे, पोटीन के बने थे, तांबा के बने थे या फिर स्वर्ण के बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो सातवाहनों के समय की मुद्रा थी वह सीसा से बनी हुई थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? आपके ऑप्शन में है कंबन, बाणभट्ट और अश्वमेध, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट, कालिदास, कंबन या और वसुमित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। डालते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्या है? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान यानी कि देने की प्रथा आरंभ की थी? आपके ऑप्शन में सातवाहनों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने या फिर चोलों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि सातवाहन राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। चलिए अब नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? भारतीय रंगमंच के यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन में शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? आपके ऑप्शन में कनिष्क है, अशोक है, हर्ष है या फिर फाह्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कनिष्क ने जो है रेशम मार्ग का आरंभ किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? आपके ऑप्शन में ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या फिर शुंगों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा यानी कि सबसे बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राओं का प्रचलन किया था। तब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ठीक है, कौन कौन? चरक और नागार्जुन। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? कनिष्क है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है और समुद्रगुप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो है कनिष्क के राज दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ? आपके ऑप्शन में है अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो शक संवत का प्रारंभ है वह कनिष्क के शासनकाल से हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर बर्मा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वह पाकिस्तान में स्थित था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपके ऑप्शन में दिया गया है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर मयूर शर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो कलिंग के महान शासक थे वह थे खारवेल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन में धर्म, कला, साहित्य या फिर वास्तुकला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कुषाण काल में सबसे अधिक अगर किसी चीज का विकास हुआ था तो वह थी वास्तुकला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्या है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान या फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सातवाहनों ने अपने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है पैठन या फिर प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी है मदुरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पैठन अथवा प्रतिष्ठान सातवाहन राज्य की राजधानी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन में है हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नाना घाट या फिर नासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है वह है हाथी गुम्फा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? कौन सा है? तो गाथा सप्तशती नामक। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, हाल या फिर शिमु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल द्वारा की गई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? आपके ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वह थी प्राकृत। ठीक है, तब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। दिए गए हैं सातवाहन राजवंश, गुप्त राजवंश, शुंग राजवंश और चोल राजवंश। आपको बताना है इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो सबसे पहला है वह शुंग है। ठीक है, जो सातवाहन है वह दूसरे नंबर में आते हैं। ठीक है, फिर गुप्त हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं और जो चोल हैं वह चौथे नंबर पे आते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? आपके ऑप्शन में है बैक्ट्रियन अथवा ग्रीक, पार्थियन, शक या फिर कुषाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बैक्ट्रियन अथवा ग्रीकों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया है, शासकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि विकल्प डी जो है इसका सही है। यानी कि जो अशोक थे जो उनको उपाधि दी गई थी, अशोक उपाधि दी गई थी प्रियदर्शी की। ठीक है, याद रखना है आपको। जो कनिष्क हैं उनको उपाधि दी गई थी देवपुत्र की। ठीक है, जो खारवेल हैं उनको उपाधि दी गई थी कलिंग अथवा चक्रवर्ती की। ठीक है, और जो कुमार गुप्त हैं इनको उपाधि दी गई थी महेंद्रादित्य की। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन में है 78 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या फिर 56 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुई थी। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो विक्रम संवत्सर है वह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो शक संवत्सर है वह 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत्सर है वह 320 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और जो कली संवत्सर है वह 3102 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन, पल्लव,
चोल या फिर चालुक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली राज था वह था सातवाहनों का। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपके ऑप्शन में गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में। का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? आपके ऑप्शन में सातवाहन, कुषाण, कण्व या फिर गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शुंग वंश के बाद कण्वों ने भारत पर राज्य किया था। यह नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपके ऑप्शन में है पेन चाओ, सी हुआंगटी या फिर होटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कुषाणों ने सबसे अधिक मात्रा में उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तांबे के सिक्के जारी किए थे। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कथन और कारण दिया गया इस पे। कथन क्या कहता है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, इसका कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। यानी कि जो कथन है वह सही है लेकिन जो रीजनिंग दी गई है, कारण दिया गया है, वो गलत है। ठीक है, अब नजर डालते हैं। प्रश्न क्या है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन में दिया गया शिखर कहते हैं, शिखर शैली, वेसर शैली, गांधार शैली या फिर नागर शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो गांधार शैली है वह जो है भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण मानी जाती है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? आपके ऑप्शन में हीनयान, वज्रयान, महायान या फिर सहजयान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि महायान। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? आपके ऑप्शन में दिया गया है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर गांधार शैली का विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आपके ऑप्शन में है कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर पुष्यमित्र शुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो है भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वह था पुष्यमित्र शुंग का। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? आपके ऑप्शन में है यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा या फिर कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शक राजा रुद्रदमन द्वारा जो है शक राजा रुद्रदमन द्वारा संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? आपके ऑप्शन में है मिनांडर, रुद्रदमन, गोंदोफिरनस या फिर कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गोंडोफिरनस के शासनकाल में जो सेंट थॉमस था वह भारत आया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? आपके ऑप्शन में है कडफिसस प्रथम, कडफिसस द्वितीय, कनिष्क
या फिर विम कर्फिसस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कर्फिसस द्वितीय ने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कुषाण शासकों में। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ठीक है, क्या है? छत्रप प्रणाली का प्रयोग। आपके ऑप्शन में दिया गया है गुप्तों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने या फिर शकों ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि शकों ने जो है सर्वप्रथम छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? त्रातार अथवा मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? किसकी? त्रातार अथवा मुक्तिदाता की। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं शक, कुषाण, हिंद यवन या फिर पार्थियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो शक है उन्होंने त्रातार अथवा मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? आपके ऑप्शन में दिया गया है यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी और कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो सही कालक्रम है वह पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ग्रीकों द्वारा सर्वप्रथम सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नशिप लाया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा? बैक्ट्रिया, सीरिया, जेड्रेसिया या फिर एरिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि वह राज्य था बैक्ट्रिया। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चार धातुओं यानी कि सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन में शतमान कहा जाता था, निष्क कहा जाता था, पल कहा जाता था या फिर कारसापण कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कारसापण कहा जाता था, यानी कि जो चार धातु यानी कि सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से जो सिक्के बनते थे उनको कारसापण कहा जाता था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन में कुषाणों का, तमिलों एवं चेरों का, वाकाटकों का या फिर शकों का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सर्वप्रथम जो है रोम के साथ तमिलों एवं चेरों ने व्यापार प्रारंभ किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कहता है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? आपके ऑप्शन में है बारबैरिकम, बेरीगाजा यानी कि भड़ौच, अरिकामेडू या फिर कोचीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह है उनमें से कोचीन शामिल नहीं था। ठीक है, बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेडू ये तीनों मौर्यकालीन बंदरगाह। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिशियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन में है बेरीगाजा, अरिकामेड, बारबैरिकम या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अरिकामेड, यानी कि जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिशियन सी में पेडके के नाम से अरिकामेड को संबोधित किया गया है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन में है डेमेट्रियस, मिनांडर, मिथ्राडेटस या फिर गोंडा फर्नेस? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि डिमेट्रियस ने जो है मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? आपके ऑप्शन में है फर्सिसस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनांडर या फिर कनिष्क? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि
मिनांडर वह व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कुषाणों का संबंध था। आपके ऑप्शन में दिया गया है सीथियन जनजाति से, पार्थियन से, चीन के यूची जनजाति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो कुषाणों का संबंध था वह था चीन की यूची जनजाति से। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो आपके ऑप्शन में दिया गया है वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, या फिर बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अश्वघोष वह व्यक्ति था जो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, या फिर विकल्प डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो इंडो ग्रीक थे वह हिंद एवं से संबंधित है, जो शक है वह सीथियन, जो पार्थव है वह पल्लव। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया? सूची 1 में दिया गया है राज्य, और सूची 2 में दिया गया है राजधानी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है, या फिर विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो शुंग थे उनकी राजधानी थी विदिशा, जो चेदी थे इनकी राजधानी थी कलिंग, जो सातवाहन थे इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान अथवा पैठन, और जो कुषाण थे इनकी राजधानी थी पुरुषपुर अथवा पेशावर। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? आपके ऑप्शन में हिंदेवन, शक, कुषाण, या फिर सातवाहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कुषाणों ने जो है कैसर अथवा सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न का है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? आपके ऑप्शन में है भरभूत का स्तूप, ऑप्शन बी है सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रलिंग और तोरण द्वार, ऑप्शन सी है भाजा स्तूप, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि शुंग काल में जो है भरभूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार तथा भाजा स्तूप, इन तीनों का निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? आपके ऑप्शन में है बृहत कथा, बुद्ध चरित्र, लीलवय और सतसई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो गुणाढ़ था, गुणाढ़ ने जो है बृहत कथा की रचना की थी। तब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। ऑप्शन सी है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर केवल 3 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि केवल 3 सही है, यानी कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन में है गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ऑप्शन सी है अशोक का गिरनार अभिलेख, और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? आपके ऑप्शन में सातवाहन, शक, कुषाण, या फिर पार्थियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से जो है कुषाणों ने सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? आपके ऑप्शन में चेदी, कदम्ब, हर्यक, या फिर कलिंग।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो कलिंग नरेश खारवेल था वह चेदी वंश से संबंधित था। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है? ठीक है, आप विकल्प ए दिया गया है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ठीक है, दूसरा कथन है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। विकल्प जो कथन 3 दिया गया है वह श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए में है केवल 1 और 2, विकल्प ए में है केवल 1 और 2, केवल 3, विकल्प बी है केवल 3, विकल्प सी है केवल 2 और 3 और विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो सही है वो केवल 2 और 3 सही है, यानी कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और जो तीसरा नंबर है श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड।